तो चलिए 3 जून को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जून के महीने के टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे या फिर वीडियो के लास्ट में जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी किसी भी वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करना होगा और जितने भी महीने की आप पीडीएफ चाहते हैं उतने रुपये पे करने के बाद आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को कितने करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में जारी की है? तो ये की गई है 315 करोड़ रुपए की राशि। हरियाणा के गन्ना किसानों के पिराई सीजन 2020-21 के सारा बकाया भुगतान के लिए राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को 315 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में जारी कर दी है। इसके अलावा सरकार ने चीनी मिलों को 47 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी जारी की है, जिसमें सरस्वती मिल की सब्सिडी भी शामिल है। तो यहाँ पर जितनी भी चीनी मिलें हैं, टोटल हरियाणा के अंदर 10 चीनी मिलें हैं। पानीपत की, रोहतक की, करनाल, सोनीपत, इसी प्रकार से शाहबाद, जींद, पलवल, महम, कैथल और गोहाना। यहाँ पर जितने भी पैसे दिए गए हैं आप वीडियो को पॉज करके इन्हें भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है, हरियाणा राज्य अंतर जिला परिषद का गठन करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बना है पहला राज्य। उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां अंतर जिला परिषद का गठन किया गया है। प्रदेश के गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। 10,000 तक की आबादी वाले गांव के लिए दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना तथा इससे अधिक आबादी वाले गांव के चौतरफा विकास के लिए महाग्राम विकास योजना बनाई गई है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है ग्राम दर्शन पोर्टल के नाम से। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ग्राम दर्शन पोर्टल से प्रदेश की पंचायती व्यवस्था के अंदर पारदर्शिता आएगी। गांव के लोग अपने गांव में करवाए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा भी देख सकेंगे। राज्य की 6,197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा ग्राम दर्शन पोर्टल पर उपलब्ध करवाया गया है। गांव में चल रही विकास परियोजनाओं और पंचायत के द्वारा कराए जाने वाले आवश्यक कार्यों की जानकारी इस पोर्टल पर कभी भी देखी जा सकती है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ऑटोमेटिक्स वेदर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है महेंद्रगढ़ के अंदर। कृषि विज्ञान केंद्र में भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा संचालित जिला कृषि मौसम इकाई परियोजनाओं के अंतर्गत ऑटोमेटिक्स वेदर स्टेशन लगाया गया है। वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया है कि अब से पहले कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को दूसरे संस्थान या फिर स्रोतों से मौसम की जानकारी प्राप्त होती थी, परंतु अब केंद्र का अपना मौसम स्टेशन है जो प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल से मौसम से संबंधित आंकड़े प्रदान करेगा। तो ये जो स्टेशन है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक टावर लगाया जाता है और यहाँ पर ये कुछ यंत्र भी लगाए जाते हैं जिससे मौसम के बारे में पता किया जाता है। तो महेंद्रगढ़ हमारे पास ये दरअसल तो यहाँ पर इसे लगाया गया है। इसका उपयोग अनुसंधान कार्यों एवं कृषकों हेतु संचालित अन्य योजनाओं में भी काफ़ी लाभदायक होगा। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिवेश चौधरी द्वारा बताया गया है कि इस ऑटोमेटिक्स वेदर स्टेशन से हमें प्रत्येक 15 मिनट के अंदर में हो रहे मौसम के बदलाव की जानकारी प्राप्त होगी। इस वेदर स्टेशन से मुख्य रूप से वर्षा की तीव्रता व मात्रा, हवा की गति, दिशा, 3 मीटर व 10 मीटर की ऊंचाई पर सूर्य प्रकाश की अवधि, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, मृदा में नमी, तापमान और 10, 30, 70 और 100 सेंटीमीटर तक की गहराई पर ये जो तापमान है वो हर 15 मिनट में भारत मौसम विज्ञान विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र को ट्रांसमिशंस के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य की शुगर मिलों में डायरेक्टर्स बनने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया गया है स्नातक अनिवार्य। जिस प्रकार प्रदेश में पहली बार चुनकर आए पढ़े लिखे प्रतिनिधियों के हाथों पर पंचायतों की बागडोर पहुंची थी, उसी तर्ज पर अब प्रदेश के सहकारिता शुगर मिलों में चुनकर आने वाले डायरेक्टरों के लिए स्नातक पास होना अनिवार्य किया जा रहा है। प्रदेश में स्थित सहकारिता शुगर मिल को चलाने के लिए अब बीए पास डायरेक्टर्स होना जरूरी होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने मिल के एमडी से इस संबंध में राय मांगी थी, जिसके चलते अब डायरेक्टर बनने के लिए बीए पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में मौजूदा समय में 10 सहकारिता शुगर मिल चल रही हैं।
इसके बाद है भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस कोच का नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो ये क्या है? विक्रम, कुलदीप मलिक व सुजीत मान का। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए कोच विक्रम, कुलदीप मलिक और सुजीत मान का भी नामांकन किया गया है। सुजीत ने अपने कुश्ती करियर में एशियाई चैंपियनशिप्स में 4 पदक जीते, जिसके बाद वह कोच के रूप में रेलवे से जुड़ गए। वह 2011 से 19 तक भारतीय पुरुष फ्री स्टाइल टीम से राष्ट्रीय कोच के रूप में भी जुड़े रहे हैं। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात हो रही है। ये पुरस्कार स्पोर्ट्स कोचिंग ओनर इन इंडिया के लिए दिया जाता है और ये सन 1985 से दिया जा रहा है। पहली बार 1985 में दिया गया था और इसमें दी जाने वाली राशि 15 लाख रुपए होती है। और यहाँ पर ये लास्ट में जो दिया गया था वो 2020 में दिया गया था, उसके बाद ये नहीं दिए गए क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के कारण ये सब चीज़ें बंद हो गई थी। इसके बाद है भारतीय कुश्ती महासंघ ने ध्यानचंद पुरस्कार के लिए किसका नाम नामित किया है? तो ये क्या है? सज्जन सिंह, जयप्रकाश और दुष्यंत शर्मा का। ध्यानचंद पुरस्कार के लिए WFI ने सज्जन सिंह, जयप्रकाश और दुष्यंत शर्मा के नाम भेजे हैं। 89 साल के सज्जन सिंह 1960 रोम ओलंपिक्स में हिस्सा ले चुके हैं। जीवन पर्यंत उपलब्धियों के वर्ग में WFI ने जगरूप राठी, RK हुड्डा और RS कुंडू को भी नामित किया है। हुड्डा हरियाणा कुश्ती संघ के सचिव भी हैं। यहाँ पर जो भारतीय कुश्ती संघ है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और इसके प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शर्मा सिंह हैं और इसके वर्तमान में सेक्रेटरी VN प्रसाद हैं। यहाँ पर बात हो रही है ध्यानचंद अवार्ड की। तो ये अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स ओनर इन इंडिया को दिया जाता है और इसके अंदर 10 लाख की राशि दी जाती है। पहली बार ये अवार्ड सन 2002 में दिया गया जब इसकी शुरुआत हुई और लास्ट में ये 2020 में दिया गया था। इसके बाद हरियाणा ने 4 साल में कितने करोड़ का SGST एकत्रित किया है? तो ये क्या है? 49,489 करोड़ रुपए। तो ये जो GST होता है ये 3 प्रकार का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। SGST जिसे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, CGST जिसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है और IGST जिसे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। SGST स्टेट के द्वारा लिया जाता है और CGST सेंटर के द्वारा लिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व में हरियाणा ने 49,489 करोड़ का SGST एकत्रित करके एक नया आयाम स्थापित किया है। अब देखिए हरियाणा सरकार के द्वारा एक तो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है और ऊपर से उनसे टैक्स भी वसूल कर रही है और ऊपर से अपनी वाहवाही भी कर रही है कि इतने बेरोजगारों से मैंने इतने करोड़ रुपए टैक्स वसूल कर लिया है। तो ये मुझे तो कहीं भी एंगल से ठीक नहीं लग रहा है कि इस मामले में वाहवाही लूटनी चाहिए। हाँ, अगर रोज़गार दिया जाता या कोई ऐसा काम करवाया जाता जिससे बेरोज़गारों को फ़ायदा हो तो वो वाहवाही लूटती हुई अच्छी लगती। लेकिन बेरोज़गारों से, गरीब लोगों से टैक्स ले रही है, उन्हें रोज़गार तो दे नहीं रही है और ऊपर से फिर वाहवाही भी बना रही है। भाई ये तो मुझे तो किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है कि BJP कांग्रेस दोनों आजमा के अब तक हमने देख ली हैं, अब एक बार आपको भी ज़रूर मौका देना चाहिए। दिल्ली में काफ़ी अच्छे काम किए जा रहे हैं, बिजली पानी सब फ्री मिल रहे हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में भी आप सरकार को एक बार ज़रूर मौका देना चाहिए। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ। आजकल महंगाई सरकार ने इतनी ज़्यादा कर रखी है कि एक जो नॉर्मल गरीब इंसान होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के मेहनत करके 10,000, 12,000 या फिर 15,000 रुपये कमाता है। उसमें से क्या होता है कि कुछ तो वो घर का खर्चा चला लेता है, कुछ थोड़ा बहुत घर में यूज हो जाता है पैसा, थोड़ा बहुत पैसा बचता है वो जोड़ता है जिससे वो बिजनेस कर सके या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। ऐसे में क्या होता है कि वो पैसा अगर कोई ना कहीं परिवार में कोई एक भी सदस्य बीमार हो गया या फिर कोई सीरियस इंजरी हो गई या बीमार हो गया तो वो सारा पैसा वहाँ पर चला जाता है। वो जितना भी पैसा बचाया होता है वो सब बीमारी में चला जाता है। कहीं बिजली का बिल हरियाणा के अंदर इतना ज़्यादा आ रहा है, खुद मेरे घर का बिल 30-30, 40-40 हज़ार तक आ रहा है, तो वो पैसा वहाँ पर चला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो गवर्नमेंट है ना, इतनी निकम्मी गवर्नमेंट है कि गरीब लोगों से पैसे ऐंठ रही है और उसे अपनी वाहवाही लूट रही है कि मैंने इतने पैसे ऐंठे हैं। ये देखो, ये भी कोई काम है इस गवर्नमेंट की? अब जॉब तो दी नहीं जा रही इनसे। तो मुझे लगता है कि आप सरकार को एक बार मौका देना चाहिए। बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री मिलेगा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि कोई भी गरीब आदमी कोई अपना खुद का रोज़गार स्टार्ट करने शुरू करता है तो अगर उसे हेल्थ की तरफ से
अच्छा खासा ये हो जाए संतुष्टि कि हाँ भाई कल को मेरे पास पैसे भी ना रहें तो मैं एक जो अच्छा इलाज कर सकता हूँ सरकार की तरफ से, ऐसा उसे मिल जाए तो वो अपना पैसा अपने एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकता है। वरना गरीब आदमी कभी भी अपना पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हेल्थ के मामले में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमारे परिवार से किसी सदस्य की मतलब अनहोनी हो, या फिर आप समझते हैं तो वो अपना जितना भी पैसा इकट्ठा करता है वो उसकी हेल्थ पर लगा देता है। तो ऐसे में मुझे आप गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी लगी, हेल्थ के मामले में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, एजुकेशन के मामले में, बिजली के मामले में, पानी के मामले में। तो ये जो पैसा है ये सब एक गरीब आदमी अपने किसी भी काम में, धंधे में इन्वेस्ट कर सकता है और एक अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो आप सरकार मुझे बेस्ट लग रही है, ज़रूर उसे एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए। खैर चलिए, हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म होते हैं और अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि सिरसा जिले के किस गांव को लिंगानुपात सुधारने में सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था फग्गू को चुना गया है। विभाग के गांव फग्गू को लिंगानुपात में बेस्ट विलेज चुना गया है। 5136 की जनसंख्या वाले इस गांव के अंदर वर्ष 2020 में बेटों के मुकाबले 20 बेटियां ज़्यादा जन्मी हैं, जबकि इससे पहले गांव देसुजोधा व वर्ष 2018 में जगमाल वाली की 3 बेटियों को सम्मानित किया गया था। वर्ष 2017 में गांव रिसालिया खेड़ा व वर्ष 2016 में गांव बेगू को लिंगानुपात में बेस्ट गांव अवार्ड योजना के तहत चुना गया था। तो ये जो आंकड़ा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2020, 18, 17, 16 तक का। अच्छे से इसे आप ध्यान से याद करके रखिएगा। इसके बाद आज का जो प्रश्न है वो है कि हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसे महिला एवं बाल विकास विभाग का निदेशक नियुक्त किया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी बातों पर ज़रूर गौर उठाइएगा, और कल मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।